इस पाषाण युग में जहाँ पहनने को कपड़े और खाने को खाना नहीं है, दूसरे कबीले कच्चा मांस और जंगली सब्जियां खा रहे हैं, वहीं तुम अपने लोगों के साथ नमकीन सूप पी रहे हो और भुना हुआ मांस खा रहे हो। न केवल तुम स्वादिष्ट चावल खा रहे हो, बल्कि युगों आगे के उन्नत हथियारों का भी उपयोग कर रहे हो। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अपने साथ उन्नत स्पेशल फोर्सेस तकनीक लेकर इस प्राचीन काल में वापस आ गए हो। तुम शहर के एक स्पेशल फोर्सेस सैनिक थे जो सीमा पर अपराधियों को पकड़ते समय गलती से चट्टान से गिर गए। जब तुमने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि तुम्हारे सामने जानवरों की खाल लपेटे कुछ विमेन खड़ी हैं। हालांकि तुम्हारे पैर का दर्द तुम्हें ज्यादा सोचने का मौका नहीं देता। अपने स्पेशल फोर्सेस के जंगल में जीवित रहने के अनुभव के आधार पर तुमने तुरंत समझ लिया कि तुम्हारे पैर का घाव सांप के काटने से हुआ है। इसलिए तुमने पास रखा पत्थर का चाकू उठाया और घाव को चीर दिया और फिर एक लाल गर्म जलती हुई लकड़ी को घाव में चुभा दिया। एक दर्दनाक चीख के बाद तुम थक कर जमीन पर गिर पड़े, यह उम्मीद करते हुए कि उच्च तापमान सांप के जहर के प्रोटीन को मार देगा। जीवन और मृत्यु की एक रात की पीड़ा के बाद अगले दिन तुम फिर से जिंदा हो गए। तुमने एक वुमन के हाथ से सूखे मांस का एक टुकड़ा लिया और उसे जल्दी से खा लिया। खाने के बाद तुमने और खाना मांगने के लिए इशारे किए। वुमन का जवाब था कि यह असंभव है। आखिरकार 50 से अधिक लोगों की आबादी वाले इस छोटे से कबीले में हर दिन मिलने वाला भोजन सीमित है। इसके अलावा सर्दियों से पहले भोजन जमा करने का मौसम है, इसलिए मजबूत वयस्कों को भोजन में प्राथमिकता दी जाती है। तुम्हें अपना पेट भरने का तरीका खुद खोजना होगा। मौसम दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है और सर्दियों के लिए भोजन जमा करने का रास्ता जल्द से जल्द खोजना होगा। ध्यान से सोचने पर अभी मांस प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका मछली है। यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक छोटी नदी है, लेकिन इस कबीले के लोग मछली नहीं खाते हैं और स्वाभाविक रूप से उनके पास मछली पकड़ने का कोई उपकरण नहीं है। ये सोचकर तुम खुद कुछ लताएं लाने जाते हो ताकि एक टोकरी बना सको और फिर मछली पकड़ सको। जल्द ही तुम लताओं का एक बड़ा बंडल लेकर गुफा के मुहाने पर लौटते हो और टोकरी बनाना शुरू करते हो। कुछ बॉयज उत्सुकता से तुम्हें घेरे हुए देखते हैं। उनके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही हैं और वे इंसानी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। पास ही कुछ विमेन गुफा के पास सूखी घास सुखा रही हैं। तभी दूर से दहशत भरी चीखें सुनाई देती हैं। दाढ़ी वाला लीडर और 2 आदमी दौड़ते हुए चिल्ला रहे हैं। हर एक ने एक विशाल पक्षी का अंडा पकड़ा हुआ है। साथ ही कई कान फोड़ देने वाली चीखें गूंजती हैं। 3 मीटर से अधिक लंबी एक टेरर बर्ड लीडर का पीछा कर रही है। तुम तुरंत चिल्लाते हो। साथ दौड़ रहे दोनों आदमियों ने यह देखकर जल्दी से अपने हाथों के अंडे फेंक दिए और जंगल के किनारे भागकर एक पेड़ पर चढ़ गए, जिससे उनकी जान बच गई। तुम्हारे आसपास के बॉयज ने ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और वे तुरंत डर के मारे चिल्लाने लगे। लक्ष्य खोने के बाद टेरर बर्ड ने तुरंत दिशा बदली और गुफा की तरफ चिल्लाते हुए बच्चों की ओर तेजी से दौड़ी। यह देखकर तुमने जल्दी से बच्चों को गुफा में छिपा दिया। गुफा में मौजूद विमेन ने गुफा के मुहाने को मजबूती से बंद करने के लिए तेजी से एक गोल पत्थर को धकेल दिया। जब टेरर बर्ड गुफा में प्रवेश नहीं कर पाई तो वह लीडर के शव के पास गई और उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया। तुमने दांत पीसकर टेरर बर्ड को रोकने का फैसला किया। उसने अब इंसानी मांस का स्वाद छक लिया है और कबीले का स्थान भी जानती है। भविष्य में कबीले को कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए सीधे लड़ना संभव नहीं है। तभी तुमने टेरर बर्ड के 2 लंबे पैर देखे और तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुमने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मुट्ठी के आकार के 2 पत्थर लिए, फिर अपनी कमर के चारों ओर लिपटी सांप की खाल को खोला और पत्थरों को दोनों तरफ बांध दिया। इसे बनाने के बाद तुम अपना साधारण बोला हथियार लेकर गुफा की दरार से बाहर निकल गए। गुफा में मौजूद लोग हैरान थे। वे तुम्हारा पीछा करके तुम्हें रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं टेरर बर्ड वापस न आ जाए। वे केवल बाहर देखकर घबरा सकते थे। तुम चुपचाप झाड़ियों में छिपकर आगे बढ़े और टेरर बर्ड से 500-600 मीटर की दूरी पर रुक गए। टेरर बर्ड अभी भी अपने भोजन का आनंद लेने में मग्न थी, इस बात से अनजान कि तुम उस पर निशाना साध रहे हो। तुम चुपचाप खड़े हुए सांप की खाल की रस्सी के बीच वाले हिस्से को पकड़ा और बोला को तेजी से घुमाना शुरू किया। अब केंद्रीय बल के प्रभाव में रस्सी तुरंत सीधी हो गई। टेरर बर्ड ने इस हरकत को भांप लिया। जब टेरर बर्ड तुम्हारे 30 मीटर के दायरे में आई तो तुमने बोला को उसकी ओर फेंक दिया। तुम्हारे हाथ से छूटकर बोला गोल घूमा और टेरर बर्ड के दोनों लंबे पैरों को छूते ही तेजी से कस गया। 10 मीटर करीब आ चुकी टेरर बर्ड सीधे लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसके छोटे पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। गुफा के मुहाने पर मौजूद विमेन और बॉयज हैरान थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए
और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुमने तुरंत 2 बॉयज को टेरर बर्ड की गर्दन दबाने का इशारा किया, जबकि तुमने एक बड़ा पत्थर उठाकर उस पर जोर से मारा। टेरर बर्ड के सिर से खून बहने लगा और उसका शरीर शांत हो गया। फिर उसकी सांसें पूरी तरह रुक गईं। दोनों बॉयज तुम्हारी ओर खौफ भरी नजरों से देखने लगे। तुमने टेरर बर्ड के पैर से सांप की खाल खोली और उसे वापस अपनी कमर पर बांध लिया। फिर तुमने दोनों को इशारा किया कि वे तुम्हारे साथ मिलकर टेरर बर्ड को गुफा में ले चलें। दोनों अब बहुत आज्ञाकारी थे और तुम्हारे छोटे प्रशंसक लग रहे थे। इसके बाद तुम तीनों ने मिलकर टेरर बर्ड के पैर खींचे और गुफा की ओर चल दिए। 3 लोगों को इतना बड़ा शिकार लाते देख गुफा में मौजूद लोग भी खुद को रोक नहीं पाए। वे चिल्लाते हुए गुफा से बाहर मदद के लिए दौड़ पड़े। पेड़ पर छिपे दोनों आदमी भी नीचे उतर आए। उन्होंने अपनी आंखों से तुम्हें अकेले टेरर बर्ड का शिकार करते देखा था और वे तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। यह उनके कबीले के इतिहास में पहली बार था जब इतना बड़ा शिकार पकड़ा गया था। गुफा में लौटकर तुमने विमेन से कहा कि वे पंख तुम्हारे लिए छोड़ दें और बाकी काम खुद करें। अब खतरा टल गया था। तुम्हें भी अपनी टोकरी बुनना जारी रखना था। लगभग 1 घंटे के बाद 2 टोकरियां बनकर तैयार हो गईं। तुमने टोकरी में टेरर बर्ड के कुछ अंदरूनी अंग रखे और नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक वुमन ने तुम्हें अकेले नदी की ओर जाते देखा तो वह भी तुम्हारे पीछे आ गई। उसके दिल में तुम बहुत ताकतवर थे, इसलिए वह तुम्हारी निगरानी करना चाहती थी। और जिन 2 बॉयज ने अभी तुम्हें अपना बॉस माना था, उन्होंने जब तुम्हें फिर से कुछ अजीब बनाते हुए और बाहर जाते हुए देखा तो वे भी तुरंत पीछे हो लिए। चारों लोग जल्द ही नदी किनारे पहुँच गए। तुम नदी किनारे खड़े होकर ध्यान से देखने लगे, लेकिन जितना देखा उतना ही हैरान हुए। कुछ ही मिनटों में तुमने देखा कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा रही हैं। इस नदी में मांसाहारी मछलियां थीं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र बहुत अच्छा है। छोटी नदी का पानी इतना साफ है कि तल तक देखा जा सकता है और अंदर बहुत सारी मछलियां हैं। एक अच्छी जगह चुनकर तुमने टोकरी की घास की रस्सी को कसकर पकड़ा और टोकरी को नदी में डाल दिया। मांस की गंध पानी में तेजी से फैल गई। 20 मीटर के दायरे में मछलियां बेचैन हो गईं और तेजी से तुम्हारी ओर तैरने लगी। वे अंदरूनी अंगों को छीनने के लिए टोकरी में घुसने लगी। तुमने अचानक टोकरी को पानी से बाहर खींच लिया। भागने वाली मछलियों को छोड़कर टोकरी में 4 बड़ी मछलियां बची थीं और नदी की मछलियां भागी नहीं बल्कि नीचे अंगों के लिए लड़ने के लिए जमा हो गईं। इससे तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम पार्क में मछलियों को दाना खिला रहे हो। दोनों बॉयज और वह वुमन हैरान थे। पानी में उस अजीब चीज को डालकर और ऊपर खींचकर बिना पैर वाले उन जीवों को बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उन्हें बाहर क्यों निकाला गया वे अभी भी नहीं समझ पाए। तुमने चारों मछलियों को जमीन पर फेंका, उन्हें साफ किया और कच्ची मछली का एक टुकड़ा काटकर मुंह में डाल लिया। तुम्हें कच्ची मछली चबाते देख वे तुरंत समझ गए कि यह खाने की चीज है, इसलिए उन्होंने भी तुम्हारी नकल की। एक टुकड़ा काटा और खाने के लिए मुंह में डाल लिया। उस वुमन की आंखें पलक झपकते ही चमक उठी। उसने तुरंत महसूस किया कि यह एक नया भोजन स्रोत है और अजीब आवाजें निकालते हुए इशारे करने लगी कि तुम उसे मछली पकड़ना सिखाओ। लेकिन तुमने उसे यह नहीं करने दिया, बल्कि उसे और एक बच्चे को मछली काटने की जिम्मेदारी दी। दूसरे बच्चे ने साफ की गई मछलियों को घास से एक लकड़ी की छड़ी पर बांध दिया ताकि बाद में उन्हें कबीले में ले जाया जा सके और तुम मछली पकड़ते रहे। अब सारी मछलियां एक साथ इकट्ठा हो गई थीं, तो तुम बस किनारे पर बैठकर टोकरी से उन्हें निकालने लगे। हर बार टोकरी डालने पर अच्छी खासी मछलियां मिल जाती थीं। तुम चारों ने इसी तरह पूरी दोपहर काम किया। अंत में निकाली गई मछलियों की संख्या 200 से अधिक थी और सबसे बड़ी मछली लगभग 5 किलो की थी। 3 लोग निश्चित रूप से इसे वापस नहीं ले जा सकते थे, इसलिए एक बच्चे को वापस भेजना पड़ा ताकि वह कुछ बड़े बच्चों को मदद के लिए बुला लाए। अंत में सभी लोग मछलियों को लादकर शान से गुफा की ओर चल पड़े। इस समय फल इकट्ठा करने और शिकार करने वाली टीम भी वापस आ चुकी थी। हथियारों की कमी के कारण वयस्कों द्वारा किया गया शिकार ज्यादातर खरगोश और जंगली मुर्गी जैसे छोटे जानवर ही थे। तभी बच्चे मछलियां लेकर गुफा में लौटे और खुशी से चिल्लाते हुए वयस्कों को अपनी आज की पकड़ दिखाने लगे। वैसे तो वयस्क लीडर की मौत से थोड़े दुखी थे, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारी आज की पकड़ देखी तो वे तुरंत खुश हो गए। लीडर की दुखद मौत को तुरंत भुला दिया गया। आज की मछलियों को साफ करने के बाद कबीले के सभी लोग गुफा के बाहर खाली मैदान में आ गए। आग की रोशनी हर किसी के चेहरे पर पड़ रही थी। बच्चे भुने हुए मांस की महक सूंघकर लार टपका रहे थे। उनमें दुख की कोई भावना नहीं थी। वयस्कों के चेहरे भी भोजन का नया स्रोत मिलने के कारण शांत थे और तुमने भी इस मौके का फायदा उठाकर कबीले का निरीक्षण किया। इस कबीले में वर्तमान में कुल 22 लोग हैं। 8 वयस्क पुरुष और 15 वयस्क महिलाएं हैं। बाकी सभी छोटे बड़े बच्चे हैं। जिसने अभी आग जलाई थी वह कबीले का एल्डर था। सबसे बूढ़ा दिखने
होने के कारण उसे कबीले का सबसे चतुर व्यक्ति माना जाता था, लेकिन अब वह शायद दूसरे नंबर पर आ जाएगा क्योंकि तुम सबके दिलों में उसकी जगह ले रहे हो। एक ऐसा आदमी भी था जिसके हाथ में 6 उंगलियां थीं और उसका पसंदीदा हथियार लकड़ी का डंडा था। शायद इनब्रीडिंग के कारण वह देखने में थोड़ा कम अक्लमंद लग रहा था। 6 फिंगर्स के पास पंखों का हार पहने हुए एक व्यक्ति था। यह व्यक्ति काफी उग्र लग रहा था और उसे भी लकड़ी के डंडे का उपयोग करना पसंद था। उसके पीछे हड्डियों का हार पहने हुए स्टोन था जिसका मुख्य हथियार पत्थर था। उन दोनों से थोड़ी दूर 15 साल का एक लड़का था। इस लड़के का सिर्फ एक दाहिना कान था और उसके बाएं गाल पर 4 निशान थे। उसका हथियार जांघ की एक सीधी हड्डी से बना भाला था। 1 ईयर के पास 17 वर्षीय बीस टूथ था। उसके पिता 2 पीढ़ी पहले लीडर थे और उसके हाथ में हथियार के रूप में 1 फुट से अधिक लंबे सेबर टूथ टाइगर के 2 दांत थे। कबीले में सबसे लंबा आदमी डाली भी था जो बहुत हट्टा कट्टा था और उसका हथियार बस एक साधारण जांघ की हड्डी था। अंत में लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़ा किएजी था। वह अब हर दिन इकट्ठा करने वाली टीम के साथ जाता था और रास्ता बनाने तथा पहरा देने का काम करता था। उसे पत्थर के औजार बनाना पसंद था। कहा जाता है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना एक पत्थर का बर्तन बनाना था। कुल मिलाकर सभी में से 1 ईयर, बीस्ट टूथ और दाली कबीले के सबसे बेहतरीन लड़ाके थे। लीडर का अंतिम संस्कार होने तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। एल्डर के नेतृत्व में सभी लोग खाना बांटने के लिए गुफा में आ गए। चूंकि किसी ने पहले कभी मछली नहीं खाई थी, इसलिए आज तुम्हें खाना बांटने का मौका दिया गया। तुमने पहले से भुनी हुई एक मछली ली और उन्हें दिखाया कि इसे कैसे खाना है और इसके कांटे कैसे निकालने हैं। सभी ने तुम्हारी तरह मछली खाना सीखा और बड़े मजे से खाने लगे। शायद पहली बार भरपेट खाना खाने के कारण सब बहुत खुश थे। वे खाते खाते नाचने भी लगे। सामने का यह नजारा देखकर तुम्हें अचानक घर जैसा महसूस हुआ। तुमने मन ही मन कसम खाई कि तुम कबीले को एक बेहतर जीवन की ओर ले जाओगे। जब सबने खाना खा लिया तो भेड़ के सींग पहने हुए एल्डर ने जले हुए कोयले की छड़ी ली और चट्टान की दीवार पर तुम्हारे मछली पकड़ने का दृश्य उकेर दिया। वहीं तुम दूसरी तरफ महिलाओं को टोकरी बनाना सिखा रहे थे और तुमने उसमें घास की 2 रस्सियां जोड़ दी ताकि उसे पीठ पर लादा जा सके। इस तरह अब उन्हें फल इकट्ठा करने के लिए जानवरों की खाल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनके काम की गति बढ़ जाएगी। कुछ महिलाओं को यह तुरंत पसंद आ गया और वे बारी बारी से इसे पहनकर देखने लगी। वे इसे उतारना ही नहीं चाहती थीं। अंत में उन्होंने फैसला किया कि कल वे और लताएं लाएंगी और खुद इसे बनाएंगी। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए उन्होंने इकट्ठा करने वाली टीम से हिरण की 2 खालें चुनी और तुम्हारे हाथों में रख दी। इस तरह तुम कबीले के पहले ऐसे बच्चे बन गए जिसने जानवरों की खाल पहनी थी। लेकिन तुमने कंजूसी नहीं की। एक खाल अपने लिए रख ली और दूसरी खाल 2-3 साल के बच्चों की माताओं को दे दी ताकि वे अपने बच्चों के लिए कपड़े बना सकें। तुम जानते थे कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और इस आदिम समाज में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। एक छोटा सा सर्दी जुकाम या बुखार भी उन बच्चों की जान ले सकता है। इसलिए इस हिरण की खाल को जीवन रक्षक कहना गलत नहीं होगा। तुम्हें विश्वास था कि अगर भविष्य में कभी तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वे एहसान फरामोश नहीं होंगे। अगले दिन तुम बहुत जल्दी उठ गए। मिलिट्री मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद तुम्हारा गला सूखने लगा, लेकिन उस पत्थर के बर्तन को देखकर जिसमें से सब एक साथ पानी पीते थे, तुम्हारा पानी पीने का मन नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि अब पानी रखने के लिए कुछ बर्तन बनाने का समय आ गया है। जल्द ही कबीले के अन्य लोग भी बात करते हुए गुफा से बाहर आ गए, लेकिन आज उन्हें शिकार पर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। एल्डर ने सभी आदमियों को गुफा के मुहाने पर इकट्ठा किया, जिसे देखकर लग रहा था कि नया लीडर चुना जाने वाला है। तुमने सोचा कि लीडर बनकर ही तुम सबको आदेश दे सकते हो, इसलिए तुम भी चुनाव में शामिल हो गए। लीडर चुनने का तरीका बहुत ही सीधा था। 2 लोग बिना हथियारों के लड़ेंगे और जो सबसे ताकतवर होगा वही अगला लीडर बनेगा। जल्द ही 1 ईयर और दाली जीत गए। तुम उनकी लड़ाई देखकर निराशा से सिर हिला रहे थे। उनके लड़ने का कोई तरीका नहीं था। वे बस अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। जल्द ही 1 ईयर और डाली की लड़ाई का समय आ गया। 1.9 मीटर लंबा डाली वहाँ एक लोहे के टावर की तरह खड़ा था। 1 ईयर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से हमला करे, लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि एक तेज चीख के साथ उसने पहले हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही वह डाली के पास पहुँचा, डाली के बड़े हाथों ने तुरंत उसके कंधों को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डाली ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। वह जोर से जमीन पर गिरा और काफी देर तक उठ नहीं पाया। डाली ने उत्साह में अपनी छाती पीटी और कबीले के लोग भी खुशी से चिल्लाने लगे। यह नए लीडर के लिए उनकी स्वीकृति को दर्शाता था। तभी तुम कुछ ही कदम उठाकर उसके सामने गए और कहा, मैं भी तो हूँ। डली ने देखा कि तुम जैसा बच्चा भी लड़ने की हिम्मत कर रहा है, तो उसने अपनी छाती पीटते हुए
गुस्से से दहाड़ लगाई, लेकिन तुमने भी कमजोरी नहीं दिखाई और डाली के सामने युद्ध की मुद्रा में खड़े हो गए। डाली ने नीचे तुम्हारी ओर देखा, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और अटूट इरादा था। आसपास खड़े बच्चे चिल्लाकर तुम्हारा उत्साह बढ़ाने लगे। तुमने कोई झिझक नहीं दिखाई और तेजी से डाली की ओर दौड़े। अपने बाएं पैर को डाली की हल्की मुड़ी हुई जांघ पर रखकर ऊपर उठे और अपने दाहिने घुटने से डाली की ठुड्डी पर जोरदार प्रहार किया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डाली सीधा जमीन पर गिर पड़ा और कराहते हुए इधर उधर लौटने लगा। वहाँ मौजूद सभी कबीले वाले यह देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें पता था कि डाली उनके कबीले का सबसे मजबूत योद्धा है। हारना तो दूर, वह एक ही पल में चित्त हो जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, और वह भी एक नाबालिग बच्चे के हाथों। एल्डर अचानक बहुत उत्साहित हो गया। उसके मन में एक बिना किसी आधार की लेकिन बहुत मजबूत भावना पैदा हुई कि यह पूरा कबीला इस बच्चे के कारण और भी मजबूत हो जाएगा। इससे पहले कि वह कोई निर्देश देता, कबीले के सभी लोगों ने तुम्हें उठाकर हवा में उछालना शुरू कर दिया और नए लीडर के बनने का जश्न मनाने लगे। सिर्फ 2 दिनों में तुमने कबीले में कई चमत्कार कर दिखाए थे। वास्तव में यही वह परिणाम था जिसकी सभी को उम्मीद थी। इस बीच डाली होश में आ चुका था और साफ तौर पर अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। लोगों की चीख पुकार के बीच वह तेजी से तुम्हारी ओर झपटा। यह देखकर तुम तुरंत नीचे कूदे और जब वह बिल्कुल करीब आ गया तो तुमने उल्टे हाथ से उसकी 2 उंगलियों को पकड़ लिया और पूरी ताकत से आगे की ओर मोड़ा। फिर एक तरफ होकर डाली के पीछे चले गए और उसके घुटने के पिछले हिस्से पर जोरदार लात मारी। डाली सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर गया। वह जितना संघर्ष करता उसे उतना ही दर्द होता। 2 मिनट भी नहीं बीते कि डाली जैसा मजबूत आदमी भी रोते गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगने लगा। तब जाकर तुमने तालियां बजाकर इस रोते हुए मूर्ख बड़े भाई को छोड़ दिया और मुड़कर गुफा के अंदर चले गए। इसके बाद भीड़ में फिर से हलचल मच गई। बच्चे इस बात का जश्न मना रहे थे कि पहली बार किसी नाबालिग ने किसी वयस्क को हराया था। औरतें चर्चा कर रही थीं कि उन्होंने लताएं कहां देखी थीं, ताकि रात में वापस आकर वे लीडर से और टोकरियां बनाना सीख सकें। एल्डर गुफा की ओर उलझी हुई नजरों से देख रहा था, न जाने क्या सोच रहा था। तभी तुम एक नए रूप में दोबारा सबके सामने आए। तुम्हारे शरीर पर हिरण की एक साधारण खाल थी और तुम्हारे लंबे काले बाल सांप की खाल से बंधे हुए थे। तुम पूरी तरह साफ सुथरे, ताजे और योग्य लग रहे थे। यह कई बार सोचने के बाद तुम्हारा नया रूप था। कहा जाता है कि यह पहनावा शांग और झू राजवंशों के समय से शुरू हुआ था। शुरुआती किसानों ने बाल खुले होने के कारण खेती में होने वाली परेशानी से बचने के लिए अपने बाल बांधने शुरू किए थे। यह मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हान राष्ट्रीयता के महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक था। कबीले के लोगों की नई उम्मीद भरी नजरों के बीच तुम भीड़ के बीच गए और आज के काम की व्यवस्था करने लगे। सबसे पहले तुमने फल इकट्ठा करने वाली टीम में बदलाव किए। कबीले में अब कुल 15 वयस्क महिलाएं हैं, जिनमें से 6 गर्भवती हैं। बाकी 9 और किएजी को मिलाकर 10 लोग हुए। लेकिन आज तुमने फल इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 8 महिलाओं को भेजा। अब उनके पास टोकरियां थीं, इसलिए उन्हें सुरक्षा के लिए किएजी की जरूरत नहीं थी। अपनी सुरक्षा के लिए डंडा लेकर चलना उनके लिए काफी था। 6 गर्भवती महिलाएं घर की देखभाल और 2-3 साल के बच्चों को संभालने के लिए रुक गयीं। बड़े बच्चों को घास उखाड़ने का काम दिया गया और बची हुई एक महिला को 2 लड़कों के साथ नदी से मछली पकड़ने भेज दिया गया। अब सबके पास काम था, लेकिन किएजी को कोई काम नहीं मिला। इस वजह से वह थोड़ा उदास था। इस आदमी के लिए जिसने पूरी जिंदगी में एक पत्थर का बर्तन बनाने की कसम खाई थी, तुमने उसे मिट्टी के बर्तन पकाने का काम सौंपने का फैसला किया। लेकिन मिट्टी के बर्तन पकाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं। इसलिए तुमने उसे पहले कोई और काम दिया। कल पकड़ी गई मछलियाँ अभी सूखी नहीं थी और इस मौसम में नमक के बिना वे जल्दी सड़ जाएंगी। अगर उन्हें धुएं से सुखाया जाए तो वे सालों तक खराब नहीं होंगी। इसीलिए तुमने किएजी को यह करके दिखाया और बाकी सारा काम उसे सौंप दिया। और तुमने गुफा के सामने एक समतल जगह खोजी और गड्ढा खोदकर एक भट्टी बनाना शुरू किया। पूरी भट्टी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे निचला हिस्सा राख निकालने और हवा जाने के लिए था। बीच वाला हिस्सा लकड़ी डालकर आग जलाने के लिए था और सबसे ऊपरी हिस्सा मिट्टी के बर्तन रखने के लिए था। पूरे 3-4 घंटे लगने के बाद आखिरकार भट्टी बनकर तैयार हो गई। लेकिन गीली भट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए तुमने कल मछली पकड़ने वाले दोनों बच्चों को बुलाया और हर हिस्से में लकड़ी डालकर आग लगाने को कहा। इस तरह दोपहर तक इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। सारे काम सौंपने के बाद तुम खुद नदी के किनारे मिट्टी चुनने गए। काम करने के लिए तुमने एक चिकना और चपट्टा पत्थर लिया। खोदी गई मिट्टी को पीटने और गूंथने के बाद जल्द ही छोटे बेस और बड़े मुहाने वाला पहला छोटा पानी का मटका तैयार हो गया। फिर उसी तरीके से तुमने लगातार 4 और मटके बनाए और उन सबको सूखने के लिए गुफा के पास रख दिया। उसके बाद 2 कानों वाले कुछ बर्तन, दर्जनों मिट्टी के कटोरे
और कुछ छोटे बर्तन बनाए। इन चीजों को सुंदर नहीं बल्कि काम का बनाया गया था। उस समय तुम्हें यह यकीन नहीं था कि पकने के बाद इनमें से कितने बर्तन सही सलामत बचेंगे। जब दोपहर लगभग आधी बीत गई तो तुमने सारे कच्चे बर्तनों को एक एक करके भट्टी में रख दिया। दोनों बच्चे और केजी पास खड़े होकर बिना पलक झपकाए देख रहे थे। नए लीडर ने एक ही दिन में इतने सारे मिट्टी के बर्तन बना लिए, बस यह नहीं पता कि वे इस्तेमाल के लायक होंगे या नहीं। तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया और भट्टी के पास बैठकर उसमें लकड़ी डालते रहे। इसी तरह शाम हो गई और बाहर गए कबीले के लोग एक एक करके वापस लौटने लगे। महिलाओं ने बहुत कुछ इकट्ठा किया था। उनकी टोकरियां जंगली फलों से भरी थीं और वे लताओं के बड़े बंडल भी लाई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे टोकरियां बनाने की तैयारी कर रही हैं। पुरुषों का शिकार भी आज काफी अच्छा रहा। 2 बड़े पक्षी जो टर्की जैसे दिखते थे, कुछ पक्षियों के अंडे और कुछ प्रेरी डॉग्स। साथ ही आज पकड़ी गई 100 से ज्यादा मछलियां भी थीं। जब मिट्टी के बर्तन सफेद होने लगे तो तुमने लकड़ी डालना बंद कर दिया और आग को खुद बुझने दिया ताकि वे रात भर ठंडे हो सकें और कल सुबह भट्टी खोली जा सके। दिन भर की मेहनत के बाद कबीले के लोग बहुत थक गए थे, लेकिन जब वे अलाव के चारों ओर बैठे तो हर किसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। अब उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि तुमने उन 2 बड़े पक्षियों को स्वादिष्ट भुने हुए चिकन में बदल दिया था। उन्होंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, लेकिन तुम्हें भूख नहीं लग रही थी क्योंकि इस खाने में सिर्फ थोड़ा सा ही कच्चा नमक डाला गया था। बिल्कुल भी नमकीन स्वाद नहीं आ रहा था। आजकल कच्चा नमक बहुत कीमती है। कहा जाता है कि इसे दूसरे कबीले से बदल कर लाया गया था। तुम मन ही मन सोच रहे थे कि क्या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके कुछ और नमक वापस लाया जा सकता है। जब सबने खाना खा लिया तो महिलाएं गुफा में वापस गईं और टोकरियां बुनने लगीं। उन्होंने पाया कि पीठ पर लादने वाली टोकरियां वास्तव में बहुत उपयोगी थीं। आज फल इकट्ठा करने वाली टीम में कम लोग थे, फिर भी उन्होंने ज्यादा चीजें इकट्ठा की और तुमने जानवरों की सारी खालें बांट दी। अब कुछ बच्चे एक साथ सटकर सो सकते थे और उनके पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त खाल थी। अगली सुबह जागने पर तुम तुरंत मिट्टी के बर्तनों को देखने गए। ज्वेजी तुरंत एल्डर को खींचकर पास ले आया और अजीब आवाजें निकालते हुए एल्डर से कुछ कहने लगा। वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। तुम खुद भी बहुत घबराए हुए थे क्योंकि तुम्हारी नमक बदलने की योजना और जिस मीट सूप का तुम सपना देख रहे थे वह सब इसी पर निर्भर था। सोने का अंडा फोड़ने जैसी उत्सुकता के साथ तुमने भट्टी के ऊपर का मिट्टी का ढक्कन हटाया और अपना सिर ऊपर करके अंदर देखा। बर्तन उम्मीद से कहीं ज्यादा चिकने थे। हट्टे कट्टे श्वेजी ने तुरंत वह मिट्टी का कटोरा छीन लिया और उत्साह से उसे ऊपर नीचे सहलाने लगा। फिर वह लड़खड़ाता हुआ गुफा की ओर भागा और थोड़ी ही देर में एक कटोरा पानी लिए हुए चिल्लाता हुआ वापस लौटा। वह खुशी खुशी कबीले वालों को यह सुंदर बर्तन दिखा रहा था जिसमें पानी भरा जा सकता था। तुम मुस्कुराए और मिट्टी के बर्तन बाहर निकालते रहे। 4 मिट्टी के बर्तन और 4 छोटे पानी के मटके बहुत सफलतापूर्वक पक गए थे। उनकी चिकनी सतह पर कोई दरार नहीं थी। 8 चम्मचों में से केवल 2 ही सही बने थे, बाकी पिघलकर एक साथ चिपक गए थे। 20 से ज्यादा मिट्टी के कटोरों में से सिर्फ 12 ही इस्तेमाल के लायक थे। एक एक करके लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भट्टी से बाहर आ रहे थे जिससे कबीले के लोग हैरान और उत्साहित थे। बीस्ट टूथ और दाली सबसे तेज थे। वे दोनों एक एक मटका उठाकर नदी की ओर दौड़े और कुछ ही देर में 2 मटके पानी भरकर वापस आ गए। एल्डर हालांकि उत्साहित था लेकिन उसने अपनी शांति बनाए रखी। उसने इशारों और शब्दों के जरिए तुमसे पूछा कि यह कैसे बनाया गया है। इससे पहले कि तुम कुछ बोलते, कल मदद करने वाले दोनों दोस्तों ने आगे बढ़कर उसे समझाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि क्या इनसे नमक बदला जा सकता है। तुमने इशारों से एल्डर को यह बात समझाई। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि एल्डर तुम्हें एक खर्चीले इंसान की तरह देखेगा। उसने छोटे बड़े मिट्टी के बर्तनों की ओर इशारा करते हुए और कबीले के वयस्कों और बच्चों की ओर इशारा करते हुए अपनी स्थानीय भाषा में तुम्हें बताया कि यह चीज वास्तव में कितनी कीमती है। जब तुम्हें समझ में आया तो तुम पूरी तरह से हैरान रह गए। यहाँ तक कि एक कटोरे के बदले में एक बालिग होने वाला लड़का या 2 लड़कियां मिल सकती थीं। पानी के मटकों और बर्तनों की तो बात ही छोड़ दो। आजकल विभिन्न कबीलों में पानी जमा करने वाले बर्तनों की बहुत कमी है। पूरी जिंदगी में एक पत्थर का बर्तन बनाना ही उनके लिए एक बड़ी बात है। अधिक बर्तनों के लिए कुछ कबीले अपनी आबादी की अदला बदली करने से भी नहीं हिचकिचाते। उन्हें लगता है कि अधिक लोगों का कोई फायदा नहीं है और वे केवल अधिक भोजन खाते हैं। लेकिन तुम्हें लगता था कि अधिक लोग अधिक भोजन ला सकते हैं और इससे कबीले की युद्ध क्षमता भी बढ़ती है। नए सदस्यों के जुड़ने से कबीले में नया खून भी शामिल होता है। यह सोचकर तुमने तुरंत व्यापार के काम बांट दिए। एल्डर और शिकार करने वाले दल के 7 लोग सभी निकल पड़े। वे एक पानी का मटका, एक बर्तन और 3 मिट्टी के कटोरे लेकर आबादी और नमक बदलने गए। पानी के मटके के बदले में 2 वयस्क महिलाएं, बर्तन के बदले में 2
बालिग होने वाले लड़के और तीनों मिट्टी के कटोरों के बदले में नमक लाना था। अगर नमक न हो तो कटोरों के बदले में लड़कियां लानी थी। यह सब बताने के बाद वे लोग तुरंत निकल गए और तुम कबीले के बाकी लोगों के लिए आज के काम की व्यवस्था करने लगे। यह व्यापार कबीले के पश्चिम में स्थित एक अन्य कबीले के साथ होना था। एक पहाड़ और एक घाटी पार करने के बाद वे लोग जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यह कबीला तुम्हारे हान कबीले से थोड़ा बड़ा था, जिसकी आबादी लगभग 80-90 लोगों की थी। इससे पहले भी इन दोनों कबीलों के बीच अक्सर चीजों की अदला बदली होती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि एल्डर और उसके लोग बदलने के लिए चीजें लाए हैं, तो उनका सीडिंग लीडर तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। थोड़ी बातचीत के बाद एल्डर ने टोकरी से एक मिट्टी का कटोरा निकाला और उसे दे दिया ताकि इसके बदले में नमक बदला जा सके। सेदिंग की आंखें तुरंत चमक उठी। यह मिट्टी का कटोरा अंदर और बाहर दोनों तरफ से चिकना था और उनके कबीले के पत्थर के बर्तन से बहुत हल्का था। उसने तुरंत अपने 2 आदमियों को नमक का एक छोटा पैकेट लाने को कहा और उसे एल्डर को दे दिया। लेकिन एल्डर ने बैग लिया, उसे देखा और अपना सिर हिला दिया। हमें थोड़ा और चाहिए और इस बार हम 2 वयस्क महिलाएं भी चाहते हैं। यह कहते हुए उसने डाली से वह पानी का मटका बाहर निकालने को कहा। जिएडिंग तुरंत हैरान रह गया। यह बर्तन बहुत बड़ा था और भविष्य में इसमें अधिक पानी जमा किया जा सकता था, लेकिन वह हिचकिचा रहा था। 2 महिलाओं को इतने बड़े बर्तन के बदले में देना वास्तव में एक अच्छा सौदा था। लेकिन अभी शरद ऋतु थी जब भोजन इकट्ठा किया जाता है। एक व्यक्ति कम होने का मतलब है कम भोजन इकट्ठा होना। लेकिन अंत में उसने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। एक व्यक्ति कम होने से उनकी खपत भी तो कम हो जाएगी ना। यह एक बहुत बड़ा फायदा था। कुछ ही देर में 2 दुबली पतली महिलाओं को लाया गया। वे दोनों वयस्क बहनें थीं। बड़ी बहन ने अपनी गोद में एक 4 साल के नंगे छोटे लड़के को पकड़ा हुआ था। छोटा लड़का आंखें बंद किए हुए था और बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वह बीमार है। हम तुम्हारे बड़े बर्तन के बदले में इन दोनों को देंगे और यह छोटा लड़का हम तुम्हें मुफ्त में दे रहे हैं। जेदिंग ने घृणा से हाथ हिलाया, मानो वह उन दोनों महिलाओं को जल्दी जाने के लिए कह रहा हो। एल्डर ने उन 2 कमजोर महिलाओं को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर उसने स्टोन से कहा कि वह अपनी पीठ पर रखा हुआ मिट्टी का बर्तन और बचे हुए कटोरों को बाहर निकाले। अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम इसे लड़कों के बदले में ले सकते हो। सीडिंग लीडर ने अभी अभी एक बड़ा मटका लिया था और अब इन छोटे बर्तनों को देखकर हालांकि उसे वे पसंद आए, लेकिन उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया कि वह अब और व्यापार नहीं करेगा। इसीलिए मजबूत एल्डर ने वही तरीका अपनाया जो तुमने उसे सुबह सिखाया था। उसने सबके सामने मिट्टी के बर्तन का उपयोग करके मीट सूप बनाने का प्रदर्शन किया। जल्द ही बर्तन से मीट की तेज खुशबू आने लगी। सामने वाले कबीले के लोग तुरंत लालच में अपना थूक निगलने लगे। उन्हें समझ आया कि मीट इस तरह भी खाया जा सकता है। जेडिंग लीडर ने बेसब्री से एल्डर के हाथ से मिट्टी का कटोरा ले लिया जिसमें उबले हुए मीट के कुछ टुकड़े और सूप था। शेदिंग ने हिचकिचाते हुए उसे छका और तुरंत हैरान रह गया। हे भगवान, यह बहुत स्वादिष्ट है। नमकीन मीट सूप के ऊपर तेल की एक सुंदर परत तैर रही थी और उस रसदार उबले हुए मीट का एक निवाला खाते ही उसका पूरा शरीर सुकून से भर गया। यह सिर्फ कुछ ही बच्चे तो हैं, अदला बदली तो करनी ही पड़ेगी। अब जेदिंग आखिरकार उदार हो गया था। उसने खुशी खुशी उन लोगों को सौंप दिया और अपने आदमियों को नमक का एक बड़ा पैकेट लाने को कहा, जिससे डली की टोकरी पूरी तरह भर गई। मजबूत एल्डर ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर पूरी टीम गर्व से वापस लौटने लगी। आते समय वे 7 लोग थे, लेकिन खरीदे गए 9 लोगों को मिलाकर लौटते समय वे 16 हो गए थे। यह दिन भर शिकार करने से कहीं बेहतर था। वे लोग जल्दी जल्दी चलते हुए शाम होने से पहले हान कबीले में लौट आए। जब ये खरीदे हुए लोग गुफा के बाहर खाली मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारा मांस लटका हुआ था। अब वे लोग मांस भी पकड़ सकते थे। विशेष रूप से वे लोग जो अभी अभी अदला बदली करके आए थे, वे सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें पता था कि एक बर्तन के बदले में 2 वयस्क मिल सकते हैं, लेकिन इस कबीले के पास तो ऐसे बहुत से बर्तन थे और जो मांस टंगा हुआ था वह शायद खाने के लिए ही था। ऐसा लग रहा था कि इस कबीले में आना बुरा नहीं था। एल्डर ने तुम्हें काम की रिपोर्ट दी। 8 नंगे लोग और एक नंगा बच्चा। तुमने अपनी आंखें सिकोड़कर एक एक करके उन्हें देखा। सब के सब बहुत दुबले पतले थे और देखकर ही लग रहा था कि वे कमजोर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कबीले में बहुत मांस था। एक ही सर्दी में वे सब हट्टे कट्टे हो जाएंगे। अंत में तुम उस महिला के पास गए जिसने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। बच्चा बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। अचानक तुम्हारी आंखों में चमक आई। हाँ, गुआ शा, एक चीनी पारंपरिक चिकित्सा तकनीक जिसमें त्वचा को खुरचा जाता है, बुखार कम कर सकता है। यह सोचकर तुमने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले आग के पास मछली का साफ सूप उबलने के लिए रखा और फिर गुआ शाह के लिए इस्तेमाल होने वाली हड्डी ढूंढने लगे। उस टेरर बर्ड की चोंच लगभग आधा मीटर लंबी थी। उसे तोड़कर एक छोटा टुकड़ा निकालना ही काफी होगा। बच्चे वाली महिला को समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करने वाले हो। जब तुमने उसके बच्चे को छुआ था तो तुम लगातार त्योरियां चढ़ा रहे थे। उसे डर था कि कहीं तुम उसके बच्चे को फेंक न दो। यह सोचकर
उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी तुम पक्षी की चोंच का एक टुकड़ा लेकर उसके सामने गए। बच्चा, मुझे दे दो, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। महिला को समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि तुम पिछले लीडर से बेहतर थे, इसलिए उसने डरते डरते बच्चा तुम्हें सौंप दिया। तुमने हड्डी के टुकड़े से बच्चे के शरीर पर लाल निशान बनाने शुरू किए। बेहोश बच्चा दर्द से कराह रहा था और लगातार रो रहा था। थोड़ी देर बाद तुमने लाल निशानों से भरे बच्चे को उसे वापस दे दिया। फिर तुमने मछली के सूप का एक कटोरा लिया और बच्चे को चम्मच से पिलाने लगे। पता नहीं यह बच्चा कितने दिनों से भूखा था, लेकिन जैसे ही सूप उसके मुंह में गया, उसने उसे तुरंत निगल लिया। तुमने राहत की सांस ली। अगर वह खा सकता है तो उसे बचाया जा सकता है। अगर सूप उसे पसीना दिला सके तो उसकी जान बच जाएगी। महिला को भी अब पूरी तरह से राहत मिल गई थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अब जब वह शांत हो गई थी तो उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी, क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। मछली के सूप को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। तुमने उसे मछली के सूप का एक कटोरा और मछली का एक बड़ा टुकड़ा दिया और फिर उसके हाथ से बच्चे को ले लिया। तुमने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और उसे जानवरों की खाल में लपेट दिया। इस समय तुम बहुत चिंतित थे। एक छोटा सा बुखार भी जानलेवा हो सकता है। अब सबका पेट भरने की समस्या तो कुछ हद तक हल हो गई थी, लेकिन कपड़ों का क्या? अगर अधिक से अधिक जानवरों की खाल जमा करनी है तो बड़े जानवरों का शिकार करना होगा, लेकिन मौजूदा हथियारों से यह संभव नहीं था। भविष्य में शिकार पर तुम्हें खुद भी जाना होगा और हथियार बनाने के लिए कुछ सामग्री ढूंढनी होगी। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ जाल तो बनाने ही होंगे। तुमने मन ही मन कसम खाई कि सर्दियों के आने से पहले हर किसी के पास पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। जब सबने खाना खा लिया तो छोटा लड़का भी पसीने से तरबतर होकर जाग गया। तुमने उसे महिला को सौंप दिया और खुद उसके बाल बांध दिए। तुमने उसका नाम कूबी रखा। महिला बहुत खुश थी। नए लीडर ने न केवल उसके बच्चे की जान बचाई, बल्कि खुद उसके बाल भी वैसे ही बांधे जैसे बाकी सबके थे। इसका मतलब था कि उसने उन्हें स्वीकार कर लिया था। यह सब करने के बाद तुमने अपने लिए उपकरण बनाना शुरू किया। तुमने एक सीधी लकड़ी चुनी और टेरर बर्ड की पैर की हड्डी से बने भाले के सिर को लकड़ी के एक सिरे पर बांध दिया। इस तरह एक आदिम हड्डी का भाला तैयार हो गया। फिर तुमने टेरर बर्ड की चोंच के कुछ टुकड़े तोड़े और उन्हें पीसकर एक छोटा चाकू बना लिया। बची हुई सामग्री तुमने खिएजी को दे दी ताकि वह भी एक चाकू बना सके। अभी के लिए बस यही 2 उपकरण थे। हर चीज खुद बनानी पड़ती थी। अगली सुबह जब कबीले के सभी लोग उठ गए तो तुमने नए काम सौंपे। शिएजी को मिट्टी के बर्तन बनाना जारी रखना था, क्योंकि सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि हर किसी के पास एक कटोरा हो। महिलाओं को 2 टीमों में बांटा गया। एक टीम जंगली फल इकट्ठा करने के लिए और दूसरी मछली पकड़ने के लिए। बाकी बच्चों को शिकार में मदद करने के लिए रखा गया। शिकार करने वाली टीम का नेतृत्व तुम खुद कर रहे थे। शिकार टीम के सभी सदस्य, तुम्हारे साथ रहने वाले 2 बच्चे बिग माउथ और मंकी, और कल खरीदे गए 2 भाई दा माओ और एर माओ। कुल 11 लोगों की टीम सुबह की धूप में जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करने के बाद शिकार टीम फैल गई। हर वयस्क खुद शिकार कर रहा था। तुम अपने 4 छोटे साथियों को लेकर चल रहे थे। वे टोकरियां और घास की रस्सियों का एक बंडल लिए तुम्हारी मदद कर रहे थे। इस जंगल के ज्यादातर पेड़ अखरोट वाले पेड़ थे और हर एक 30 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। 1 मीटर से अधिक मोटे इन पेड़ों के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते थे। जमीन पर अखरोट बिखरे पड़े थे और दूर से कुछ बड़े पक्षियों को जमीन पर भोजन खोजते हुए देखा जा सकता था। लेकिन रास्ते में तुम सिर्फ निरीक्षण कर रहे थे, किसी जानवर का शिकार नहीं किया। एक अच्छे शिकारी के रूप में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शिकार के इलाके में क्या क्या है। जल्द ही तुम्हें जंगली सुअरों के निशान मिल गए। बिखरे हुए पैरों के निशानों से लग रहा था कि यह एक झुंड था। बस उन पैरों के निशानों की गहराई ने तुम्हें सच में थोड़ा डरा दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसका वजन कम से कम 1000 पाउंड से ज्यादा होगा। तुम सावधानी से उस रास्ते पर आगे बढ़े और आखिरकार पहाड़ी की चोटी को पार कर लिया। तभी तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुमने देखा कि सामने घाटी में एक चमकती हुई छोटी नदी बह रही है। नदी के किनारे कुछ विशाल एलोवेरा के पौधे थे। उस समय 1 दर्जन से अधिक जंगली सुअर नदी के किनारे पानी पी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह पूरा एक परिवार है। नेता नर सुअर का वजन लगभग 1500 पाउंड लग रहा था। उसके पीछे उसकी 3 मादा सुअर और घरेलू सुअरों के आकार के 1 दर्जन से अधिक बच्चे थे। सीधे जाकर लड़ना निश्चित रूप से संभव नहीं था, इसलिए जाल बिछाना जरूरी था। तुम चुपचाप जमीन से सटकर पीछे हटे और वापस जंगल में चले गए। छोटे साथी बहुत डरे हुए थे। उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा शिकार नहीं देखा था और तुमने भी उनसे कोई उम्मीद नहीं की थी, इसलिए
तुमने अकेले ही जाल बिछाना शुरू कर दिया। तुमने घास की रस्सी का उपयोग करके सुअर के पैरों के निशानों पर कुछ फंदे बनाए और दूसरे सिरे को सीधे एक बड़े पेड़ से बांध दिया। जैसे ही सुअर का पैर उसमें पड़ेगा, फंदा अपने आप कस जाएगा और वह जितना संघर्ष करेगा, फंदा उतना ही कसता जाएगा। सुरक्षा के लिए तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार छोटे साथी सीधे पेड़ पर चढ़ गए। अब बस उस सुअरों के झुंड को वापस उसी रास्ते पर लाना था। तुम चुपचाप छोटी नदी के दूसरी तरफ झाड़ियों में घूम कर गए। एक वयस्क मादा सुअर जमीन पर लेटी हुई थी। इस तरह की घास की रस्सी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। तुम अपने हड्डी के भाले के साथ सावधानी से आगे बढ़े और सही मौका देखकर उसके खुले मुंह में जोर से भाला घोंप दिया। तेज हड्डी का भाला सीधे उसकी गर्दन के पीछे से पार हो गया और सुअर का खून पानी की तरह बहने लगा। कुछ ही देर में वह 1500 पाउंड का विशाल जानवर आखिरकार जमीन पर गिर गया। उसका शरीर रुक रुक कर कांप रहा था। तब जाकर तुमने राहत की एक लंबी सांस ली। लेकिन जल्द ही एक समस्या सामने आ गई। इतनी बड़ी जंगली सुअर को सिर्फ 5 बच्चे वापस कैसे ले जाएंगे? पास ही लगातार संघर्ष कर रही मादा सुअर को देखकर तुम्हारी आंखें अचानक चमक उठी। मादा सुअर को घास की रस्सी से पेड़ पर नियंत्रित किया गया था। फिर रस्सी का उपयोग करके उसके मुंह को कसकर बांध दिया गया ताकि वह काट न सके। फिर 2 रस्सियों का उपयोग करके मादा सुअर के दोनों अगले पैरों को बांधा गया। अंत में नर सुअर की रस्सी को मादा सुअर के शरीर से बांध दिया गया। जब सब कुछ हो गया तो तुम सुअर का मुंह पकड़कर दिशा दिखाने के लिए आगे चलने लगे। बिग माउथ और मंकी दोनों मादा सुअर का एक एक अगला पैर पकड़कर दोनों तरफ चल रहे थे। दा माओ और एर माओ डंडे लेकर सुरक्षा के लिए सबसे पीछे चल रहे थे। इस तरह घने जंगल से होते हुए आखिरकार दूर से कबीले की गुफा दिखाई दी। बाहर झाड़ियों को साफ कर रहे एक छोटे साथी ने सबसे पहले तुम्हें देखा। वह चिल्लाते हुए कबीले वालों को सूचित करने लगा। कुछ ही देर में वे सभी एक झुंड में तुम्हारा स्वागत करने आए, लेकिन कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा शिकार नहीं देखा था। तुमने किएजी को बुलाया और उसे एक पानी का मटका और नमक तैयार करने के लिए कहा। जब वह मटका ले आया तो तुमने जमीन में एक गड्ढा खोदा, फिर मटके को गड्ढे में रख दिया ताकि मटके का मुंह जमीन से थोड़ा ही ऊपर रहे। फिर सबने मिलकर मादा सुअर को मटके के पास दबाकर रखा और तुमने सीधा उसके गले में चाकू घोंप दिया। खून की एक भी बूंद गिरे बिना सीधा मटके में जा गिरी और कुछ ही देर में मटका खून से भर गया। तुमने उसमें एक कटोरा नमक का पानी डाला और उसे अच्छी तरह मिला दिया। कुछ ही समय में यह स्वादिष्ट ब्लड टोफू बन जाएगा, जिसे रात में सूप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जंगली सुअर की खाल को छीलकर जूते या बैग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों सुअरों से बहुत कुछ बनाया जा सकता है। खाल के नीचे सफेद चर्बी की एक परत थी जो 4 उंगलियों जितनी मोटी थी। इसे थोड़ी देर बाद आग पर पिघलाया जाएगा। बचे हुए हिस्सों में से सुअर के फेफड़ों को मछली पकड़ने के लिए ले जाया जाएगा। बाकी सब कुछ खाया जा सकता है। यहाँ तक कि बड़ी हड्डियों को भी निकालकर हथियार आदि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी दोपहर का समय इन दोनों भारी भरकम सुअरों पर खर्च हो गया। बहुत थकान हुई, लेकिन परिणाम बहुत ही सुखद था। स्मोक्ड मांस के रैक पर छोटे बड़े मांस के टुकड़े लटके हुए थे। एक मटका उबला हुआ ब्लड टोफू था और 3 मटके सफेद सुअर की चर्बी थी। बच्चे खुशी खुशी लगातार चर्बी के बचे हुए टुकड़े खा रहे थे। यहाँ तक कि क्यूबी भी बड़े मजे से खा रहा था। शाम को जब किएजी ने मिट्टी के बर्तन निकालने के लिए भट्टी खोली, तभी दिन भर व्यस्त रहने वाली मुख्य टीम भी वापस आ गई। मछली पकड़ने वाली टीम ने सैकड़ों मछलियां पकड़ी थीं। शिकार करने वाली टीम भी पीछे नहीं थी। उन्होंने 3 जंगली मुर्गियां, 2 बड़े सांप, 1 दर्जन से अधिक पक्षियों के अंडे, 1 दर्जन से अधिक प्रेरी डॉग्स और 1 टोकरी अखरोट पकड़े थे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि आज क्यूबी की मौसी ने फल इकट्ठा करने वाली टीम के साथ एक नया भोजन खोजा था, जो कि एक बहुत ही मीठी पेड़ की जड़ थी। बाहरी छिलका काटने पर अंदर प्राकृतिक एम्बर रंग की चीनी थी। अगर इसे थोड़ा और इकट्ठा किया जाए तो सफेद चीनी निकाली जा सकती है। इसके लिए तुमने विशेष रूप से उस लड़की की तारीफ की। रात के खाने में सभी ने बहुत खुशी से खाया, लेकिन एल्डर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और वह एक लाल कांटों वाली बेल लेकर क्यूबी की मौसी का पीछा करते हुए उसे लगातार पीट रहा था। तुम्हें असली मालिक की यादों से पता था कि वह बेल कबीले के घरेलू कानून की तरह थी, जिसका उपयोग केवल बड़ी गलती करने वालों को पीटने के लिए किया जाता था। यह देखकर तुमने तुरंत गुस्से में भरे एल्डर को रोका और उससे उसे पीटने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि वह पेड़ की जड़ डीमन ट्री का चारा थी। जो कोई भी छुपकर वह जड़ खाता है उसे डीमन ट्री खा जाएगा। यह सुनकर तुमने तुरंत सभी को वह जड़ खाने से रोक दिया। इसीलिए नहीं कि तुम्हें वास्तव में उसकी बातों पर विश्वास था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं यह चीज सच में जहरीली ना हो या इसकी लत न लग जाए। इस घटना के कारण रात को सोते समय तुम बहुत सतर्क रहे और अपने शरीर में होने वाले बदलावों को ध्यान से महसूस करते रहे। अच्छी बात यह रही कि पूरी रात कुछ नहीं हुआ। जब सब बाहर आए तो तुमने आज के काम की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। बाकी सब हमेशा की तरह था। केवल एक ही अंतर था कि क्यूबी और
और उसकी माँ मछली पकड़ने वाली टीम में गए थे और तुम अपने 4 छोटे साथियों को लेकर फल इकट्ठा करने वाली टीम के साथ गए। तुम देखना चाहते थे कि एल्डर जिस डीमन ट्री की बात कर रहा था वह आखिर क्या था। उस पेड़ की जगह गुफा के पीछे पहाड़ की गहराई में थी। इस पहाड़ पर बहुत ऊंचे पेड़ नहीं थे, लेकिन झाड़ियां बहुत घनी थीं और वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ भी थे। रास्ते में तुम्हें वह मिर्च मिल गई जिसके बारे में तुम सोच रहे थे। यह देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई। झाड़ियों के बीच लाल रंग का एक पूरा हिस्सा छिपा हुआ था, लेकिन कबीले के लोग इसे कभी नहीं खाते थे। इसके तीखे स्वाद के कारण उन्हें लगता था कि इसे नहीं खाया जा सकता। तुमने तुरंत अपने 4 छोटे साथियों को आदेश दिया कि आज उन्हें और कुछ नहीं करना है, बस यहीं पर मिर्च तोड़नी है। तुम फल इकट्ठा करने वाली टीम के साथ आगे बढ़ते रहे। एक पहाड़ी को पार करते ही तुम्हारे सामने एक घाटी आ गई। तुम्हारे अंतर्ज्ञान ने तुम्हें बताया कि तुम पेड़ के तने के जितना करीब जाओगे खतरा उतना ही अधिक होगा, लेकिन तुमने फिर भी करीब जाकर देखने का फैसला किया। तुम्हें अपनी फुर्ती पर भरोसा था और तुम्हें यकीन था कि तुम सुरक्षित वापस आ सकते हो। तुम हर कदम पर अपने भाले से आगे की जमीन को टटोलते हुए धीरे धीरे बीच की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही तुम्हारे भाले ने उस हिस्से को छुआ जो पेड़ की छतरी से ढका हुआ था, एक स्पेशल फोर्सेस सैनिक के रूप में वर्षों के प्रशिक्षण से विकसित तुम्हारे अंतर्ज्ञान ने तुम्हें चेतावनी दी कि खतरा आने वाला है। इसलिए तुमने तुरंत अपना भाला खींचा और उसी रास्ते से पीछे हट गए। तभी अचानक हवा को चीरते हुए कुछ गिरने की आवाज आई। लगभग 1 मीटर लंबे कांटे सीधे जमीन में धंस गए। उनका निशाना ठीक वही जगह थी जहां तुमने अब भी अपना भाला छुआ था। इन कांटों में से प्रत्येक का व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर था और उनके अंत में जाले के आकार का एक सफेद फूल था। क्या ये प्राकृतिक तीर नहीं थे? तुम अचानक बहुत खुश हो गए। घास की नावों से तीर उधार लेना, सौचवनजेजेन, एक चीनी मुहावरा की कहानी अचानक तुम्हारे दिमाग में आ गई। तुमने अपनी टोकरी का इस्तेमाल नाव के रूप में किया, उस पर एक लंबी रस्सी बांधी और उसे पेड़ की छतरी के नीचे फेंक दिया। तुरंत ही उस पर 1 दर्जन से अधिक कांटे धंस गए। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से जल्द ही तुम्हें कांटों के 2 बड़े बंडल मिल गए। बाहर निकलते समय तुमने उन महिलाओं को बताया कि पेड़ की जड़ें खाई जा सकती हैं, लेकिन उन्हें केवल बाहरी हिस्से से इकट्ठा करने की अनुमति है। कबीले में वापस जाते समय तुमने जंगल में 100 छोटे डीमन ट्री के पौधे भी इकट्ठा किए जो पहले ही 3 सेंटीमीटर मोटे हो चुके थे। सीधे बढ़ने वाले ये पौधे भाले बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री थे। तुमने मिर्च तोड़ने वाले 4 छोटे साथियों को बुलाया और तुम पांचों मिलकर इन छोटे पेड़ों को अपने कंधों पर उठाकर घर ले आए। कबीले में वापस आने पर बच्चे तुम्हारे द्वारा लाई गई चीजों को देखने के लिए फिर से इकट्ठा हो गए, लेकिन उन गर्भवती महिलाओं की नजर में तुम्हारे द्वारा लाई गई चीजें बेकार थीं। मिर्च नहीं खाई जा सकती थी और डंडे इतने मोटे नहीं थे कि किसी जानवर को मार सके। लेकिन इससे तुम्हारी खुशी पर कोई असर नहीं पड़ा। बचे हुए समय में तुम अपने उपकरणों को अच्छी तरह से अपग्रेड करने वाले थे। कांटों के छिलके उतारने के बाद वे चिकने और सख्त हो गए थे। उनका व्यास लगभग 1 सिगरेट जितना मोटा था। अगर उनसे तीर बनाए जाते हैं तो वे भारी तीर होंगे। हालांकि इससे उनकी सीमा प्रभावित होगी, लेकिन उनकी भेदन क्षमता मजबूत होगी। और 3 सेंटीमीटर मोटे छोटे पेड़ों की बात करें तो क्योंकि उनकी लकड़ी सख्त थी, उनकी सतह को चिकना करके एक नुकीला सिरा बनाना पड़ता था। वे शिकार के लिए बिल्कुल पर्याप्त होंगे। भाले के सिरे बनाने का काम तुमने स्वाभाविक रूप से 4 छोटे साथियों को सौंप दिया। भविष्य में कबीले के सभी लोगों को इस नए प्रकार के भाले से लैस किया जाएगा। अब बस एक धनुष की कमी थी। वर्तमान परिस्थितियों में केवल एक लंबा धनुष लॉन्ग बो ही बनाया जा सकता था। हालांकि यह भारी होगा, लेकिन इसकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं होगी और एक लंबा धनुष बनाने के लिए देवदार की लकड़ी की आवश्यकता होती थी। तुमने कल जिस जंगल में जंगली सुअर पकड़ा था वहाँ देवदार के पेड़ थे। तुम्हें बस एक सही आकार का पेड़ खोजना था। दरअसल जिस चीज के बारे में तुम सबसे ज्यादा सोच रहे थे वह एलोवेरा था, जो तुमने जंगली सुअर का शिकार करते समय देखा था। इसके पत्तों में मौजूद फाइबर रस्सियां बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री थी। इसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए भी किया जा सकता था। हालांकि यह रेमी, एक प्रकार का पौधा जिससे कपड़ा बनता है, जितना अच्छा नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से जानवरों की खाल से बहुत बेहतर था और यह बहुत मजबूत भी था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके पत्तों के रस का उपयोग घावों के इलाज के लिए किया जा सकता था। यह सूजन को कम कर सकता था, शरीर से विषैले तत्वों को निकाल सकता था और गर्मी से राहत दिला सकता था। यह सोचकर तुमने अगले साल से बड़े पैमाने पर एलोवेरा उगाने की योजना बनाई। तब कबीले के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ों की कमी नहीं होगी और शिकार के दौरान होने वाली चोटों से होने वाली मौतों को भी काफी कम किया जा सकेगा। अगले दिन तुम उसी जंगल में गए जहां तुमने जंगली सुअर पकड़ा था। सौभाग्य से तुम्हें 2 देवदार के पेड़ मिले जो किसी जानवर के टकराने से गिर गए थे। वे पहले ही सूख चुके थे, जो धनुष बनाने के लिए बिल्कुल सही थे। तुम्हें पूरा 1 दिन लगा। तुमने पहले पत्थर की कुल्हाड़ी और पत्थर का चाकू तैयार किया, फिर पत्थर की कुल्हाड़ी और चाकू से पूरे दिन काटने के बाद अंततः एक 1.5 मीटर लंबे धनुष का आकार सामने आने लगा। इसे पूरा करने में
एक और दिन लगा जिसमें तुमने इसे ध्यान से सीधा और चिकना किया। धनुष की डोरी एक प्रकार के पौधे साइसाल के फाइबर से बनाई गई थी। तीर सभी उन कांटों से बने थे जो तुम्हें तैयार मिले थे और तीरों के पंख टेरर बर्ड के नीले हरे पंखों से बनाए गए थे। तुमने एक ही बार में 200 से अधिक तीर बना लिए। 2 दिन बाद तुमने कबीले के सभी लोगों को खाली मैदान में इकट्ठा किया। तुमसे 30 मीटर की दूरी पर एक घास का पुतला था जिस पर आज पकड़े गए कुछ प्रेरी डॉग्स लटके हुए थे। तुमने सबको भाला फेंकने का प्रदर्शन करके दिखाया। 30 मीटर की दूरी से तुमने पुतले को सटीक रूप से मारा और फिर भाले से करीब से मारने का प्रदर्शन किया। कबीले के लोग यह देखकर बहुत उत्साहित थे। उन्हें अब जाकर पता चला कि उनका लीडर इतने दिनों से हथियार ही बना रहा था। बहुत छोटे बच्चों को छोड़कर तुमने कबीले के बाकी सभी लोगों को एक एक भाला दिया। शिकार करने वाली टीम के हर सदस्य को 3 भाले दिए गए, 2 फेंकने के लिए और 1 करीब से मारने के लिए। जो बच्चे वयस्क होने वाले थे उन्हें घास उखाड़ने और खेलने के अलावा हर दिन भाला फेंकने का अभ्यास करना पड़ता था। सैकड़ों भाले बहुत अच्छे लग रहे थे। कबीले के लोगों को ये हथियार बहुत पसंद आए। पत्थर फेंकने के अलावा यह एकमात्र हथियार था जिससे दूर से हमला किया जा सकता था। फिर तुमने धनुष और तीर का प्रदर्शन किया। लगभग 100 कदम की दूरी से तुमने लगातार 5 तीर चलाए और सभी प्रेरी डॉग्स को लगे। सब लोग हक्के बक्के रह गए। वे सभी उसे छूने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन तुमने उन्हें सिर्फ दिखाया था। अभी इसे सभी को देने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि इसे बनाना बहुत मुश्किल था। भाले को सफलतापूर्वक बांटने के बाद तुमने चमड़े के जूते बनाना शुरू किया। 2 काले जंगली सुअरों की खाल को कई बार रगड़ने के बाद वह बहुत मजबूत और लचीली हो गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर किसी को एक जोड़ी जूते मिले, तुमने केवल अपने जूतों के लिए पूरी तरह से सुअर की खाल का उपयोग किया। बाकी सभी कबीले वालों के जूतों का निचला हिस्सा सुअर की खाल से बना था और ऊपरी हिस्सा विभिन्न छोटे जानवरों की खाल से सिला गया था। क्यूबी के जूते तुमने खुद बनाए थे। बूट घुटने तक ऊंचे थे और अंदर पूरी तरह से रोएदार जानवरों के बालों से भरे हुए थे। इन्हें पहनकर बहुत गर्माहट महसूस होती थी। क्यूबी इसे पहनने के बाद हर दिन लोगों को दिखाता था। तुम्हारे कुछ प्रयासों के बाद गुफा के बाहर की दर्जनों एकड़ जमीन पूरी तरह से साफ हो गई थी। चाहे घर बनाना हो या खेती करनी हो, दोनों के लिए यह जगह अब तैयार थी। बस अभी कोई उपयुक्त बीज नहीं थे, इसलिए केवल कुछ मिर्च ही उगाई जा सकती थी। चूंकि सिसाल एक 12मासी पौधा है, तुमने इसे गुफा के पीछे पहाड़ पर उगाने का फैसला किया। इसे साल में सिर्फ एक बार काटना होगा। इन दीर्घकालिक कार्यों की व्यवस्था करने के बाद तुम बड़े शाकाहारी जानवरों को खोजने के लिए थोड़ा दूर जाने की तैयारी करने लगे। लंबी यात्रा के लिए आवश्यक उपकरण तुमने पहले ही तैयार कर लिए थे, चाहे वह हथियार हो, भोजन हो या उपयोग की चीजें, सब कुछ उपलब्ध था। कबीले के लोगों को सब कुछ समझाने के बाद तुमने अपनी टोकरी पीठ पर लादी और निकल पड़े। लेकिन तुम्हारी इस लंबी यात्रा को लेकर एल्डर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने कभी किसी को गुफा के बाहर रात बिताते और फिर जिंदा लौटते नहीं देखा था। शाकाहारी जानवर आमतौर पर घास के मैदानों में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले इस अनंत जंगल से बाहर निकलना था। पूरी सुबह चलने के बाद जंगल थोड़ा कम घना हो गया। इससे तुम बहुत खुश हुए। यह इस बात का संकेत था कि तुम जल्द ही जंगल से बाहर निकलने वाले हो। सुबह भर चलने के बाद तुम्हें बहुत प्यास लग गई थी। तुम पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे आए। जैसे ही तुम नीचे बैठे और पानी निकालने के लिए मिट्टी का कटोरा निकाला, तभी अचानक शांत नदी से एक विशाल जीव बाहर निकला। पत्थरों जैसे दांतों से भरा एक खूनी मुंह तुम्हें काटने के लिए आगे बढ़ा। तुम डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ गए। राक्षस ने एक ही झटके में तुम्हारी टोकरी को काट लिया, लेकिन पानी के राक्षस का मुंह टोकरी में फंस गया। वह न तो उसे उगल पा रहा था और न ही चबा पा रहा था। वह बस अपना सिर आगे पीछे घुमा रहा था। तुम पानी में खिंच गए और इधर उधर झूलने लगे। खतरे के इस पल में तुमने संघर्ष करते हुए अपने बूट से टेरर बर्ड की चोंच से बना खंजर निकाला और टोकरी की एक पट्टी काट दी। तब जाकर तुम मुश्किल से मुड़ पाए। तुमने एक हाथ से बची हुई पट्टी को जोर से पकड़ा और दूसरे हाथ में खंजर लेकर पानी के राक्षस के सिर पर जोर से वार करने लगे। पानी के राक्षस ने और भी जोर से अपना सिर घुमाया, तुम्हें पानी से बाहर उछाला और फिर जोर से पानी में पटका। फिर वह तुम्हें पानी में इधर उधर घसीटने लगा। तुमने पलटकर पानी के राक्षस के सिर पर छलांग लगाई और बेरहमी से खंजर उसकी दोनों आंखों में घोंप दिया। खून और दिमाग का मिश्रण तुरंत उसकी आंखों से फव्वारे की तरह बहने लगा, जिससे नदी का एक बड़ा हिस्सा गंदा हो गया। धीरे धीरे पानी के राक्षस का संघर्ष कम होने लगा और अंततः वह सिर्फ कांपने लगा। तुम थक कर नदी के दूसरे किनारे पर तैर गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद पानी का राक्षस भी पूरी तरह से मर चुका था और अपना सफेद पेट ऊपर करके नदी पर तैर रहा था। तुम्हारी टोकरी अभी भी उसके मुंह में मजबूती से फंसी हुई थी। तुम्हें एक मजबूत लता ढूंढनी पड़ी। उसे पानी के राक्षस की
आंख से पार करना पड़ा और बहुत मेहनत के बाद तुम उसे किनारे पर खींच पाए। तब जाकर तुम्हें इस राक्षस को ध्यान से देखने का समय मिला। यह तो बस एक मछली थी जिसकी लंबाई लगभग 5 मीटर थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद तुमने पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और बड़ी मछली के दांत तोड़ने लगे। बच्चे की हथेली के आकार के त्रिकोणीय दांत 50 से अधिक थे। उन सभी को तोड़ने के बाद ही तुमने टोकरी निकाली और अंदर की चीजों की जांच की। शुक्र है कि आग जलाने वाले उपकरण में पानी नहीं गया था। बाकी चीजें थोड़ी खराब हो गई थीं, लेकिन फिर भी इस्तेमाल की जा सकती थीं। लेकिन जैसे ही तुम आग जलाकर मछली भूनने की सोच रहे थे, तभी जंगल से कदमों की आवाज आई। मुड़कर देखा तो एक पीली त्वचा वाली महिला और एक छोटी लड़की डर के मारे तुम्हें देख रही थीं। फिर वे दोनों चीखते हुए भाग गईं। जमीन पर कोई गोल सी चीज गिरी हुई थी। तुमने पास जाकर देखा तो वह एक लकड़ी की बाल्टी थी। इसे एक पूरे लट्ठे के बीच वाले हिस्से को जलाकर बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों महिलाएं पानी भरने आई थीं और अब बाल्टी छोड़कर भाग गई हैं। शायद वे थोड़ी देर में और लोगों को लेकर वापस आएंगी। और सच में थोड़ी ही देर में पानी भरने वाली महिला अपने कबीले के कुछ लोगों के साथ वापस आ गई। वे सफेद जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए थीं और उनकी त्वचा इतनी सफेद थी जैसे पाउडर लगाया हो। उन सभी ने तुम्हारे पीछे पड़ी बड़ी मछली को देखकर हैरानी जताई। लीडर जैसा दिखने वाला एक आदमी तुम्हारे सामने आया और पास पड़ी लकड़ी की बाल्टी की ओर इशारा किया। तुम तुरंत उसका मतलब समझ गए। तुमने अपने भाले से बाल्टी उठाकर उसे दे दी। लीडर ने बाल्टी ली और कुछ अजीब सी भाषा में बोलते हुए तुम्हारे पीछे पड़ी बड़ी मछली की ओर इशारा किया। हालांकि तुम उसकी भाषा नहीं समझ सकते थे, लेकिन मछली की ओर उसका इशारा देखकर तुम लगभग समझ गए कि उसका क्या मतलब था। इसलिए तुमने एक तरफ होकर मछली को उनके सामने कर दिया। वे सभी तुरंत मछली की ओर दौड़े और उसे पीटने लगे। उनमें से कुछ महिलाएं तो फूट फूट कर रोने लगीं। लीडर ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी से अपनी छाती पीटी और फिर अपनी मुट्ठी तुम्हारी ओर बढ़ाई। तुम थोड़ा भ्रमित थे, लेकिन उसे मुस्कुराते हुए देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लड़ना चाहता है। तुमने झिझकते हुए अपनी मुट्ठी से उसकी मुट्ठी को छुआ। आदमी जोर से हंसा और उत्साह से तुम्हें गले लगा लिया। फिर वह अजीब सी भाषा में बोलते हुए और इशारे करते हुए तुमसे बात करने लगा। भाषा न समझने के बावजूद तुम इशारों और चेहरे के भावों से संवाद कर सकते थे। तुमने उसे बताया कि तुम नदी के दूसरे किनारे से आए हो और एक लंबे पैरों वाले जानवर की तलाश में हो। आदमी ने सिर हिलाकर समझा और फिर तुम्हें बताया कि उनके कबीले के कई लोग इस मछली द्वारा खाए गए थे। इस राक्षस मछली को मारने के लिए धन्यवाद देने के रूप में उसने तुम्हें अपने कबीले में मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया। शाम होने वाली थी और तुम्हारे दोनों कबीले बहुत दूर भी नहीं थे। शायद भविष्य में तुम उनसे सामानों की अदला बदली कर सको, इसलिए तुमने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तुमने उन्हें मछली उठाने का इशारा किया और बताया कि इसे खाया जा सकता है। आदमी बहुत हैरान हुआ। उनके लिए तो मछली का मतलब केवल वह जानवर था जो उन्हें खाता था। उन्होंने कभी मछली खाई ही नहीं थी, लेकिन उसने सहमति दे दी क्योंकि मछली बहुत बड़ी थी। इसलिए उसे पहले काटना पड़ा ताकि ले जाया जा सके। इसलिए तुम्हें अपना काम जारी रखना पड़ा। चांदी के रंग की मछली की त्वचा 4 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी थी। यह बहुत चिकनी, लचीली और सबसे महत्वपूर्ण बात वाटरप्रूफ थी। तुमने उसे तुरंत अपने पास रख लिया। मछली के बाकी साफ किए गए मांस को